नमस्कार साथियों, आज फिर हम आपके लिए दूसरी क्लास लेकर के आए हैं सीटेट दिसंबर 2024 के लिए। और ये जो हमने क्लास आपके लिए लेकर आया है, ये पर्यावरण अध्ययन का है। सीटेट का जो पेपर आया था 1 to 5 में पेपर 1 21 जनवरी 2024 को, और इसमें आप देखेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपको पता चलेगा कि सीटेट किस तरह के प्रश्न पूछता है। और मेरा दावा है कि यदि किसी बच्चे ने 10 साल का भी रिवीजन कर लिया तो उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाते, उसे पकड़ में आ जाता है कि क्वेश्चन किस तरह बनाए जाते हैं। तो चलिए इसी क्रम में हम शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों को। तो ये रहा आज का प्रश्न। 61 नंबर का पहला प्रश्न देखेंगे कि जोहड़ से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। आपको बताना जोहड़। जोहड़ क्या होता है पहले ये आप समझ लीजिए। जोहड़ जल को जमा करने का एक तरीका है, वर्षा जल संचय का एक तरीका है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन में आते हम। यह समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है। बात सही है। यह पानी से अशुद्धियों को फिल्टर करता नहीं, फिल्टर करने की बात यहाँ पर नहीं होती, इकट्ठा करने की बात। या आसपास के कुओं में जमीन का पानी इकट्ठा करना। तो कुआं अलग चीज होता है, जोहड़ अलग होते हैं। यह नदियों से पानी इकट्ठा किया जाता है, ये भी बात नहीं। ये वर्षा जल संग्रह किया जाता है। ये क्या किया जाता है? वर्षा। अब जोहड़ के बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको। एक इस प्रकार की आकृति होती है, इसमें सीढ़ी लगे होते हैं, ऐसे ऐसे सीढ़ी। इधर से भी सीढ़ियां लगी होती है और ऐसे ऐसे भी सीढ़ियां। और उस पुराने जमाने में राजा महाराजा इसका इस्तेमाल करते थे। तो पूरा ये पक्की पक्की पक्का तालाब टाइप का होता है। ठीक है, इसे हम जोहड़ कहते हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर होगा यह समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है। ठीक, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है। भोजन पढ़ा रहे हैं आप, भोजन का थीम है तो पूछताछ को बढ़ावा देगा। देखते हैं ऑप्शन को। छात्रों से विभिन्न खाद्य पदार्थों के चित्र एकत्र करने। चित्र एकत्र करेगा तो पूछताछ कम होगा। आगे चलते हैं। सैंडविच, शिकंजी वगैरह को बिना आग में पकाने का प्रदर्शन करना, इसमें पूछताछ कम होगा। छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों के खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना। और चौथा है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न परिरक्षित खाद्य पदार्थों के चित्र दिखाना। देखिए, चित्र दिखाना तो उसमें संतुष्टि हो सकता है बच्चों को, लेकिन यदि पूछने के लिए कहेंगे तो परिवार के अन्य सदस्यों का अन्य अन्य प्रकार का आंसर होगा। तो ये सबसे ज्यादा सटीक होगा पूछताछ को बढ़ावा देने का। आप चाचा से पूछेंगे, चाची से पूछेंगे, भाई से पूछेंगे, दादा दादी से, तो कितना पूछताछ को बढ़ावा मिला कि नहीं मिला? तो 62 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। 63 का देखिए, कह रहा है एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से सोचने और जवाब देने के लिए कहती है कि क्या जवाब देने के लिए कहती है, जरा ये सुन लीजिए। हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं, यानी ऊनी कपड़े अच्छे क्यों लगते हैं। ये किस तरह का प्रश्न है, फिर से समझिए। एक शिक्षिका पूछती है अपने छात्रों से कि हम जो क्या करते हैं ठंडे के दिनों में ऊनी कपड़े पहनते हैं, है कि नहीं? तो ये हमें अच्छा लगता है, सहज महसूस होता है, फीलिंग बेटर वाली स्थिति होती है। ऐसा क्यों होता है? ये किस तरह का प्रश्न है, ये पूछा गया है। ऑप्शन में बाद में दिखा दूंगा दूसरे पेज में, सुन लीजिए ऑप्शन आप। ये अभिसारी प्रश्न है, विश्लेषणात्मक प्रश्न है, या काल्पनिक प्रश्न है, या फिर तथ्यात्मक प्रश्न है, ये आपसे पूछा गया। तो ये रहे ऑप्शन। अभिसारी प्रश्न, विश्लेषणात्मक प्रश्न, काल्पनिक प्रश्न और तथ्यात्मक। अब एक बात बताइए, ऑप्शन से हम छांटना शुरू करेंगे। यहाँ आपसे कहा गया है कि ऊनी कपड़े ठंडे दिनों में अच्छे लगते हैं, तो इसमें कौन सी काल्पनिक बात है? कोई काल्पनिक बात नहीं, तो ये ऑप्शन कट गया। अब अभिसारी प्रश्न छोटे उत्तर वाले, और अपसारी प्रश्न एक प्रश्न के कई उत्तर होते हैं, तो ये भी आपका नहीं है। क्यों अच्छा लगता है, सबके अलग अलग मायने हो सकते हैं। अब रहा तथ्यात्मक और विश्लेषणात्मक।
तो ये आप जब भी आपको ऐसा सवाल आएगा तो आप विश्लेषण करेंगे, हमें तो बहुत गर्म लगता है शरीर में इसलिए हम पहनते हैं। कोई कहेगा नहीं हमरा तो स्वेटर पसंद है, कोई कहेगा नहीं हमें जैकेट पसंद है, ठंडा दिन में गर्म नहीं पहनेंगे तो क्या पहनेंगे। तो कई तरह की बातें होंगी, तो ये विश्लेषण होगा, इसलिए यह विश्लेषणात्मक प्रश्न होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर का प्रश्न कहता है कि एनसीईआरटी की ईवीएस पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय में, यानी ईवीएस के पुस्तक में, मेन सवाल ये है यहाँ से, वहीदा प्रिज्म का नौसेना में डॉक्टर के रूप में उनके अनुभव का वर्णन है। ठीक है, इसे शामिल करने का क्या कारण है। वहीदा जो है एक नौसेना की डॉक्टर है, तो इसे क्यों शामिल किया गया, और ये सफेद रंग का ड्रेस पहनती है, आप देखिएगा कभी बुक में ये वाला है, हमने देखा है। तो ऐसा क्यों किया गया है, ये पूछा जा रहा है आपसे, उस पाठ को क्यों शामिल किया गया है। तो सवाल आपने देख लिया। आप देखिए, लैंगिक अनुभव रूढ़िवादियों को चुनौती देता है। लैंगिक अनुभव रूढ़िवादियों को चुनौती देता है। आगे चलते हैं। उनकी कहानी सशस्त्र बलों में एक चिकित्सक अधिकारी के जीवन की झलक है। अभी हमने ये कहा आपका, अब देखिए चैप्टर डाला है, तो उसमें लैंगिक रूढ़िवादिता को कभी भी, लैंगिक रूढ़िवादिता क्या होती है, तो लड़का है तो घर घर में काम नहीं करेगा बाहर का, लड़की है तो घर का काम, ये ऐसा तो कोई बात है ही नहीं। यहाँ तो उसके बारे में बता रहा है कि वो सशस्त्र बल में चिकित्सा अधिकारी है, नेवी की है, अच्छा बात है। दूसरा बात, प्रिज्म के बारे में बोल रहा है, तो प्रिज्म 7 रंगों को दिखाता है। तो अभी देखते हैं, रुक जाइए ध्यान से थोड़ा सा, पहले बी तो होगा, ये कंफर्म है। अब हमें सी देखना है। यह समझना कि प्रिज्म 7 रंगों को दर्शाता है। देखिए यहाँ प्रिज्म की बात नहीं हो रही है, यहाँ प्रिज्म की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है कि वहीदा जो है वो नौसेना में डॉक्टर के रूप में है। ठीक है, अब हमें ऑप्शन देखना डी को, उसके सामने वाली कठिनाई, आने वाली कठिनाई और उनसे निपटने की तरीका, ये भी है। एक महिला, वो भी एक समुदाय है। देखिए अधिकतर आपने देखा होगा, मैं किसी समुदाय की बुराई नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मुस्लिम समुदाय में छोटे कपड़े पहनना, बुरखा लगाना, तो छोटे कपड़े पहनने की मनाही है, लेकिन जब आप सेना में जाते तो आपको ड्रेस मिलेगा। तो ऐसा मनाही था, अब खत्म। जैसे कि आपने देखा होगा उदाहरण के तौर पर, जैसे कि सानिया मिर्जा जब खेलती थी तो उन्हें टेनिस वाले कपड़े से बहुत लोगों को आपत्ति थी, लेकिन आजकल के लोग समझदार हो गए, पढ़े लिखेंगे, अब इससे आपत्ति नहीं है। लेकिन फिर भी उसे कोई ना कोई कठिनाई जरूर आई होगी यहाँ तक पहुंचने में। तो हमारा बी और डी खोजना है, कहाँ मिलेगा। बी और डी हमें मिल रहा है इसमें, और ये नहीं होगा। सी तो हमने लिया ही नहीं है, क्योंकि सी तो हमने काट दिया रंगों की बात। बी और डी हमें मिल रहा है 2 और 4 में। अब हमें चुनना होगा, तो हमने सी को देखिए काट दिया है, तो ये सी कट गया। अब यहाँ बचा बी, डी और ए। अब हमें मजबूरी होगी ए को चुनना। अब लैंगिक रूढ़िवादिता क्या है ये आप समझ लीजिए। महिलाओं को सेना में जाने के लिए उतना लोग परिवार तैयार नहीं होते हैं, इस आधार पर यह भी सही होगा। ठीक है, तो हम चुनेंगे ऑप्शन नंबर 4 को। 65 का सवाल देखिए। 65 नंबर का सवाल यहां पर है आपका कि कक्षा 3 के ईवीएस शिक्षक एलेक्स, एक शिक्षक का नाम आया है, उसमें कहा गया है एलेक्स के बारे में, वो हम चीजें कैसे बनाते हैं ये पढ़ाने वाले हैं। थीम की शुरुआत करते हुए अपने छात्रों को कागज की रंगीन पट्टियों को काटने और पट्टियों की चटाई बनाने में मदद किया। एक सुंदर चटाई बनाने के लिए किनारों को एक साथ चिपकाया जाता है। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से एलेक्स को अपने छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करनी चाहिए। तो चलिए वो किस किस चीज में छात्रों को मदद करेगा उसको हम देख लेते हैं। तो पहला कह रहा है कि रंग पैटर्न के बारे में सिखाना या सीखना और सौंदर्य बोध विकसित करना। बिल्कुल सही, आप एक सुंदर रंग बिरंगी चटाई बनाना चाहते हैं तो आपको रंग के बारे में सिखाना होगा, ये सही है।
फिर कह रहा है इस गतिविधि को बुनकर द्वारा की जाने वाली बुनाई संबंधित करना, ये भी सही है, क्योंकि आप बुनकर ही तो ना बुनते हैं। तो आप जब तक उन्हें बच्चों को दिखाएंगे नहीं या बताएंगे नहीं कि बुनकर कैसे बुनते हैं, वो कैसे होगा। दूसरा बात, चटाई बनाने की विधि के चरणों को याद करना। याद करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ कह रहा है छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करना, यानी प्रैक्टिकल हो रहा है तो याद करने की कोई जरूरत नहीं, करके सीख लो ना। और डी देखते हैं, आकर्षक रंगों के पेपर चुनना, स्ट्रिप को पूरी तरह से काटना सीखना। हाँ, बच्चों को काटना भी सिखाना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी वो हाथ भी काट लेते हैं, इसलिए सिखाना पड़ता है। तो हमारा होगा ए बी डी, ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहा है। अब 66 का देखिए, 66 का कहता है कि प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या और पानी की अनुमानित मात्रा की खपत का पता लगाने के लिए छात्र अपने घर और पास पड़ोस में एक सर्वेक्षण करते हैं। इस गतिविधि में मतलब पानी, घर में कितने लोग हैं तो पानी कितना खर्चा होता है, एक अनुमान लगाने के लिए सर्वे करते हैं। और इस गतिविधि के माध्यम से कौन सी प्रक्रिया और कौशल विकसित की जाती है। तो चलिए ऑप्शन पे आते हैं कि कौन सी प्रक्रिया और ये दिया है। तो सबसे पहले देखेंगे, आप सर्वे करने जा रहे हैं, तो जब आप सर्वे करने जाएंगे तो पूछताछ तो करेंगे, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पूछा है कि पानी कितना खर्चा हो रहा है आपके यहाँ, तो आप ये बताइए कि कितना प्रयोग करने की इसमें क्या जरूरत है। आप तो सर्वे करने गए ना, जब आप सर्वे करने गए हैं तो आप कोई प्रयोग तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा देखते, पूछताछ करेंगे क्या। हाँ बिल्कुल पूछताछ करेंगे। जब हम सर्वे में, हमारे यहाँ कोई, आपके घर में कितने सदस्य हैं, आपके घर में गाड़ी है क्या, आपके घर में टीवी है क्या, आप एक पर्चा देख लीजिए, एक सर्वे करने आता है माइक लेकर, आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या, ये क्या है, सर्वे ही तो है। सर्वे में पूछताछ होता है। परिकल्पना, हम अपने से कोई कल्पना नहीं करते हैं। परिणाम निकालना, जब पूछताछ किया जाता है तो एक परिणाम निकल के आया है कि औसतन घरों में 10 बाल्टी पानी की खर्चा है। फिर हम जा करके जो हमें दिया था उसको जा करके हम कहते हैं, अपनी अभिव्यक्ति देते हैं, देखिए आपने हमें ऐसा ऐसा सर्वे दिया था, ये निष्कर्ष निकला। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा सबसे सटीक। 67 का सवाल देखिए, डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच कराने के लिए निर्देशित कहता है। मतलब डॉक्टर बोल देता है कि आपको लगता है शायद मलेरिया हो गया है, तो जरा आप एक काम कीजिए, खून जांच करवा लीजिए, ऐसे आपको बोल दिया। मान लीजिए आप मरीज बोल दिया, तो खून की जांच से क्या पता चलेगा, उसमें हीमोग्लोबिन पता चले। अरे हीमोग्लोबिन तो मलेरिया जांच करने की क्या जरूरत है, तो ऐसे ही पता चल जाएगा, हीमोग्लोबिन जांच करवा लेगा खून जांच में। तो ये नहीं होगा। आयरन की मात्रा नहीं, आयरन की जांच नहीं कहा, उसने कहा मलेरिया की जांच के लिए। तो मादा मच्छरों के अंडों की उपस्थिति पता चलेगा, उसमें जीवाणुओं का, बैक्टीरिया है ना, उसमें दरअसल ये प्रोटोजोआ से होता है, मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो ये देख रहे हैं, जीवाणुओं का पता चलेगा, अंडे का पता नहीं चलेगा, उसमें कितने बैक्टीरिया आ गए हैं, उसी से पता चलेगा कि मलेरिया है कि नहीं है। 67 के बाद अब हम 68 को देखेंगे। ये रहा 68 का सवाल। कह रहा मधुमक्खियों के छत्ते के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन पर विचार करते भाई। मधुमक्खियां शहद के छत्तों में रहती है और उसमें एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। एकदम 100% सत्य बात है, रानी मक्खी होती है और छत्तों में ही अंडे देती है। दूसरा है, छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं जो छत्ते के लिए श्रमिक के रूप में विशेष कार्य करते हैं। नाम आपने गौर नहीं किया, श्रमिक के रूप में विशेष कार्य। अब हमें ये बताइए, क्या श्रमिक कोई विशेष कार्य करता है? नहीं, श्रमिक विशेष कार्य नहीं करते हैं, मिस्त्री विशेष कार्य करते हैं, जो हेड होता है, इंजीनियर होता है वो, ये नहीं। तीसरा देखिए आप, कह रहा छत्ते में अधिकांश मादा मक्खियां श्रमिक मक्खियां होती जो दिन भर छत्ते को बनाने और बच्चों को पालने का कार्य करती। ऐसी कोई बात नहीं है।
पशु पक्षियों में नर भी पालन करते हैं बच्चों का। और चौथा है कि श्रमिक मक्खी शहद के लिए रस की खोज के लिए लीची के फूलों के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये तो अच्छी बात है, लीची का फूल हो जाता है, करंज का फूल हो जाता है, जो मीठे फूल होते हैं उसके। तो आप देखिए आपका क्या बना ऑप्शन ए और डी, जो कि आपका 4 नंबर पे है। 4 नंबर पे 68 के बाद हम 69 का देखेंगे। 69 का कहता है कि ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों को विद्यार्थी स्कूल के जीवन को उनके बाहर के जीवन से जोड़ने की एनसीएफ 2005 की सिफारिश को प्रतिबंधित करना चाहिए। इसका अर्थ है, कहने का अर्थ आपसे कह रहा है कि अनुभव से जोड़ना चाहिए, और यहाँ कर रहा है कि उसको प्रतिबिंबित करना चाहिए, मतलब हाँ जोड़ना चाहिए। एनसीएफ 2005 कहता है, पहले आप सुन लीजिए, पहले एनसीएफ 2005 ये कहता है कि आप ईवीएस को पढ़ाने की बजाय उसको रोजमर्रा के अनुभव, दैनिक जीवन, इनसे जोड़ दीजिए ताकि कुछ ना कुछ वो सीखे। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, इसका क्या कहना चाह रहा है, यही सवाल पूछ रहा है। विद्यार्थी ईवीएस के महत्वपूर्ण और याद करने, अभी देखिए क्वेश्चन कर रहा है जोड़िए, सिखाइए, दिखाइए, और यहाँ याद करने की बात कर रहे हैं, ये तो गलत हो गया ना। दूसरा है कि पाठ्य पुस्तक का ज्ञान एकमात्र हो, कहीं भी आपको एकमात्र दिख जाए वो नेगेटिव वर्ड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों को उनके आसपास के स्रोतों के माध्यम से ज्ञान निर्माण करने में सहायता करती है। तो अच्छी बात है ना, आसपास के ज्ञान को निर्माण करने में सहायता करेगा, तो क्या गलत बात है इसमें। शिक्षकों को पाठ्य पुस्तकों को शिक्षण अधिगम संसाधनों में एक संसाधन के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता है, तो ये भी सही है, लेकिन आसपास का ज्ञान तो नहीं आ रहा है, संसाधन के तौर पर बोल रहा है। और हमें क्वेश्चन ये कहता है आसपास का ज्ञान, तो आसपास का ज्ञान तो 3 नंबर में सटीक आ रहा है। 70 प्रश्न देखिए, 70 नंबर का। पक्षियों को अध्ययन करने वालों ने यह परीक्षण किया कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं, और मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, और उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है उसी में मादा सोचती है कि हम जाके अंडे देंगे। और ये बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा। ये है आपका बीबर पक्षी। ये क्या है, बीबर पक्षी है, इसको बोलते हैं बुनकर पक्षी, ये भी याद रखिएगा। ये बीबर पक्षी है, और बीबर पक्षी के पुरुष घोंसले बनाते हैं और मादाओं को आकर्षित करते हैं ताकि हमारे यहाँ आकर के ये हो जाए। देखिए बीबर अलग है और दर्जन चिड़िया अलग है, ध्यान से सुनिएगा। दर्जन चिड़िया दो पत्तों को जोड़ के सिलाई करके इसे घोंसला बनाती है, और बीबर पक्षी का घोंसला आपने तार गाछ में देखा, बड़ा डिजाइन डिजाइन का घोंसला होता है, इस तरह करके रहेगा, इस तरह लटका हुआ है घोंसला रहेगा लालटेन की तरह, यहाँ से एक द्वार रहेगा, समझ गए। तो ये बीबर पक्षी का काम है। 71 का देखिए, कथन ए और कथन बी को ध्यान से पढ़ें फिर चुनाव करें। तो चलिए पहले बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 71 का, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे। ये तो बिल्कुल सही बात है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने खोजा था सिंधु घाटी सभ्यता की, कहाँ थे, तो सिंधु नदियों के किनारे बसे हुए थे। दूसरा, गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे लगभग, ये गलत है, गंगा नदी के किनारे नहीं हुआ था। तो ए सही है और बी गलत है, जो हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। 72 का देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है, यानी इन चारों में से कौन सा बाल केंद्रित रणनीति है। चलिए देखते हैं आपको 72 का सवाल का। तो
चर्चा करेगा। हाँ, अच्छा है। बाल केंद्रित में चर्चा होगी। आप बच्चों को बिठा दीजिए, असेसमेंट एज लर्निंग हो जाएगा। व्याख्यान बड़ी कक्षा के लिए होता है, तो पहले सी काट दीजिए। अब हम खोजेंगे सी किस में है, तो सी आपका हो गया 2 में और 3 में, ये खत्म हो गया। अब बचा ए बी और ए डी। तो अब दोनों चुनिए कि चर्चा और सर्वेक्षण ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रदर्शन उतना इंपॉर्टेंट। याद कीजिए, हमने इससे पहले जो क्लास में दिया था, हमने उसमें भी ये सवाल था, रिपीट हुआ है क्वेश्चन, देखिए दो दो बार रिपीट हुआ है, तो उसमें भी यही सवाल था। तो चर्चा और सर्वेक्षण सबसे अच्छे होते हैं एडी। इसका आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। रट लीजिए, ये आपका जनवरी 2024 में आ गया और ये जुलाई जुलाई में भी आ गया। अब आप सोच लीजिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। 73 में है, कह रहा है कि पोचमपल्ली, ये साड़ी का एक डिजाइन है, ठीक है। पोचमपल्ली साड़ी का एक डिजाइन है और इसके बारे में आपको बता देते हैं। ये तेलंगाना शहर में बुना जाता है और एक बहुत सुंदर ही डिजाइन बनाई जाती है जो कि फेमस है साड़ियों के लिए, पोचमपल्ली, ठीक है। अब देखते हैं सवाल पे। पोचमपल्ली खूबसूरत डिजाइन की चमकदार रंगों की साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे पोचमपल्ली भी कहा जाता है, इसके लिए विख्यात जिला है पोचमपल्ली। यह किसका भाग है, देखते हैं। ये रहा ऑप्शन, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना। तो हमने तो आपको पहले ही बता दिया ये किसका है, तो तेलंगाना का है, तेलंगाना का। और तेलंगाना की राजधानी आप हमें कमेंट करेंगे, राजधानी इसका आप हमें कमेंट करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 74 का है, सीमा एक ईबीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों के लिए चिड़ियाघर एक क्षेत्र फील्ड ट्रिप का आयोजन किया। तो कौन चिड़ियाघर के लिए यात्रा के लिए सबसे उपयुक्त उद्देश्य है, किस उद्देश्य से ले जा रहा है और सबसे बढ़िया उद्देश्य क्या होगा। आगे बढ़ते हैं। चिड़ियाघर के जानवरों के नाम याद करना। अरे भाई, चिड़ियाघर के नाम को याद कर लेना कौन ऐसा महान काम हो गया, कुछ नहीं, वो तो तस्वीर से भी कर लेते हैं। दूसरा, जानवरों से संबंधित अवधारणाओं को जोड़ना, यानी कौन सा जानवर कैसे क्या व्यवहार करता है उसके बारे में जानकारी लेना, है कि नहीं। तो क्या ये सही नहीं लग रहा है, मेरे हिसाब से तो लग रहा है। प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना, ये भी अच्छा है। कौशल कोई भी होगा अच्छा होगा। चिड़ियाघर में छात्रों को सीखने का आकलन करना। अब चिड़ियाघर में क्या सीखा, यही तो हमारा उद्देश्य था, हम सिखाने के लिए ले गए थे। तो हम बीसीडी खोजेंगे तो बीसीडी ऑप्शन नंबर 2 में मिलेगा। 75 नंबर के सवाल को देखिए। ईबीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाया, उन्हें आसपास के कार्य करने के लिए कहा। अब देखते हैं क्या कहा, देखते हैं। आसपास के विभिन्न जानवरों के नाम लिखिए। फिर से समझते हैं क्वेश्चन को। एक शिक्षिका जो ईबीएस की है और वो क्या कर रही है, अपने छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ा दिया, फिर उनसे निम्नलिखित कार्य करने को कह रही है। आसपास की विभिन्न जानवरों के नाम लिखिए, ठीक है। विभिन्न जानवरों की गतिविधियों का अवलोकन करो। अवलोकन के आधार पर जानवरों को श्रेणियों में वर्गीकृत करो। और चौथा है, जानवरों को परिभाषित करो। उपयुक्त में से कौन सा 1 to 5 के लिए उपयुक्त नहीं है। एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कह दूं, आप बड़े क्लास में हैं, कि डायनासोर की परिभाषा दीजिए, कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा ना। तो आप सोचिए छोटे बच्चे के रूप में, क्या छोटा बच्चा परिभाषा दे पाएगा, नहीं दे पाएगा ना। नाम बता सकता है वो गतिविधि कह सकता है, भौंकता है, इसके बाद काटता है, चाट के पानी पीता है, ये कर सकता है क्योंकि वो देखा है, वो अवलोकन किया है, तो वर्गीकृत भी कर सकता है। गाय दूध देती है तो मुर्गी अंडा देती है, लेकिन वो परिभाषा नहीं दे सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी चुनेंगे हम। हमने कई बार कहा है कि आप बच्चा बन के सोचिए,
अब बड़ा बन के सोचिए ही मत। हरियाणा के सीमावर्ती राज्य हैं। ये तो मैप का सवाल है। अब मैप के सवाल में आपको मैप याद रखना जरूरी है। तो हरियाणा के बगल में कौन है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान है, ठीक है, और उत्तर प्रदेश है। ये तीनों। उत्तराखंड और मध्य प्रदेश नहीं है, थोड़ा सा दूर है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार। कहाँ का? हरियाणा से बिहार नहीं सर छेड़ता है, बिहार नहीं टच करता है हरियाणा से, याद रखिएगा। एमपी भी नहीं टच करता है हरियाणा से। तो ऑप्शन से आपको मिल जाएगा। फिर मैं इसमें मैप दे दूंगा आपको, मैप, ठीक है। अब देख लीजिए 77 को ध्यान से देखिए और जवाब दीजिए। कह रहा है कि ए और आर को ध्यान से देखिए। रेशम कीड़ा अपनी मादा की गंध कई किलोमीटर, बिल्कुल सही बात। और ये सवाल मुझे नहीं लगता 25-30 बार से कम आया होगा। कह रहा कुछ मादा कीड़े फेरीमोनस छोड़ते हैं जिसके गंध को नर कीड़े पहचान लेते हैं। तो हम, मुझे तो दोनों सही लग रहा है, वही गंध को पहचानता होगा। अब 77 का हम ऑप्शन देखते हैं क्या है। देखिए ए सही है और आर भी सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन हमारा एक ही से होगा क्योंकि दोनों बातें सही है, वही गंध तो सूंघता है। 78 का हम देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कथनों को ध्यान से पढ़िए। ईबीएस कक्ष पाठ्यक्रम को 6 थीमों में बांटा गया है। पानी, आपसी संबंध, भोजन, यातायात, आवास और चीजें हम कैसे करते हैं। यहाँ वस्तुएं लिख दिया है लेकिन सही क्या है? चीजें हम कैसे करते हैं। ये 6 में। दूसरा है ईबीएस के प्रकरणों बच्चों के जीवन में बहुत करीब है। ये आपसे पूछ रहा है। तो अब देखते हैं कि ऑप्शन में हम ध्यान देते हैं। कह रहा दोनों कथन एक और सही है। दोनों कथन कथन एक एवं दो गलत है। गलत तो नहीं है। एक बात याद रखिए, 6 थीम में हम आपको समझाते हैं कि थीम में क्या क्या है, फिर आपको पता चलेगा। तो पहला है परिवार और मित्र। लिख लीजिए आप, परिवार और मित्र है। परिवार और मित्र पहला। दूसरा है खेल। तो खेल नहीं कह सकते हैं, अभी बाद बाकी लिख लेते, पहले लिख लेते दूसरा भोजन, है ना। खेल भी आ जाता है इसी में, भोजन हो गया। और तीसरा है आवास। क्या है? आवास है। चौथा है जल। और पांचवा है यात्रा। और छठा है चीजें जो हम करते हैं। चीजें जो हम करते हैं या बनाते हैं। तो यहां पर अब ऑप्शन में देखेंगे तो आपको देखिए, एक जल यानी पानी मैच कर गया, आपसी संबंध परिवार मित्र हो गया, भोजन भी हो गया, यातायात भी हो गया, आवास हो गया। तो ये तुमको तो मैच तो कर रहा है। चलो फिर से ऑप्शन में देखते हैं। पानी, जिसको हम जल कहते हैं, हाँ है। आपसी संबंध, तो ये जो आपसी संबंध है इसी की जगह में होना चाहिए परिवार और मित्र, ठीक है। इसी की जगह में होना चाहिए परिवार मित्र। भोजन है, यातायात नहीं है, यात्रा है, ठीक है। इसलिए एक गलत हो जाएगा। तो एक गलत है और दो सही है, ठीक है, क्योंकि बच्चों के करीब से जुड़ा होता है। यहाँ पर यातायात के साधन होते हैं गाड़ी, यहाँ पर यात्रा के बारे में, ठीक है। और आपसी संबंध के जगह में क्या होता है? परिवार और मित्र। परिवार और मित्र होता है, परिवार और मित्र। यहाँ लिखने में ऑप्शन गलत किया है, ये सब लिखने में गलत किया, इसलिए ये एक गलत हो जाएगा। तो हम सुनेंगे, किसको चुनेंगे? ऑप्शन नंबर 4 को चुनेंगे। आगे बढ़ते हैं 79 का। ध्यान से देखिए कथनों को और फिर जवाब। जौ से जाइलम, ठीक है, जल हो गया। और खनिजों को जल से बाकी हिस्सों तक पहुंचाता, बिल्कुल सही है। 79 एकदम सही है। हमने याद रखने का तरीका भी बताया था, जौ से जल, जौ से जाइलम। जल जाएगा तो खनिज लवण घुला होता, उसी में चला गया। फ से फल, और फल एक भोजन होता है। तो फ्लोएम क्या होता है? भोजन का संवहन करता है। तो दोनों की दोनों बातें बिल्कुल ही सही है।
80 का देखिए सीडीपी से पूछ दिया, 80 नंबर का ईवीएस सीडीपी से है, तो हमें तो जवाब देना ही पड़ेगा। चलो देते हैं। कह रहा व्यापक मूल्यांकन का क्या अर्थ है? एक छात्र का मूल्यांकन करने का समग्र तरीका। जिस तरीके से एक ईवीएस शिक्षक ईवीएस में व्यापक मूल्यांकन के लिए अपने छात्रों का आकलन कर सकता है, वह क्या है? तो ये आपको बताने हैं। क्या और भी ऑप्शन है? पहले ये देख लेते हैं। नहीं, यही चारों में से आपको चुनना है कि कौन ऐसा तरीका है जो सब चीज हो जाएगा, समग्र हो जाएगा। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, ये पोर्टफोलियो है, और पोर्टफोलियो आप लोग ट्रेनिंग के दौरान खूब बनाए होंगे। तो पोर्टफोलियो क्या होता है ये देख लीजिए। पोर्टफोलियो क्या होता है? एक डायरी लिखता है, एक लिखा जाता है शिक्षक के द्वारा कि एक बच्चा क्या क्या कर रहा है, वो उसके बारे में क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, क्या कमियां है, क्या अच्छाइयां हैं, सब लिखता है एक बच्चे के बारे में शिक्षक। उसे ही हम पोर्टफोलियो कहते हैं। अभी क्या, रवि ने एक गिलास में जल लिया, उसमें एक साबुत नींबू डाल दिया, मतलब खड़ा नींबू डाल दिया, फिर उस गिलास में बहुत सारा नमक डाला और आधा चम्मच एक बार में कुछ समय पश्चात पाया। ठीक है, क्या पाएगा? नींबू जल में डूब गया। कैसे डूबेगा? हमने कई क्लासों में आपको बताया है कि नींबू उसमें डूबेगा ही नहीं, नींबू उसमें तैरेगा। क्यों तैरेगा? क्योंकि जल जब उसमें, पिछले क्लास में ही तो आपको बताया था वो मृत सागर वाला, मृत सागर में 300 ग्राम नमक होता है 1 लीटर में। तो यही तो शिक्षक ने किया, वही सिखाने के लिए एक गिलास पानी लिया और उस गिलास पानी में नमक मिला देने से, 1 चम्मच नमक मिलाया तो इसका क्या हो गया? घनत्व बढ़ गया, और घनत्व बढ़ने से नींबू जल में तैरने लगा। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। 82 का देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के प्रकरणों को दर्शाता है? प्राथमिक स्तर पर, ठीक है। तो प्राथमिक स्तर पर देखिए क्या क्या था। हमने जल देखा था, जल है। यात्रा देखा था लेकिन मौसम नहीं था। भोजन देखे थे, आवास देखे थे, पदार्थ नहीं था। परिवार देखे थे, मित्र था, यात्रा था, प्राकृतिक संसाधन नहीं था। इसमें देखिए सब है, यात्रा भी है, आवास भी है, चीजें जो हम बनाते हैं या करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। 83 को देखिए कि अलबरूनी के बारे में कथन पर विचार कीजिए। करते हैं विचार कि कौन सा कथन सही नहीं है, वो बताना है। अलबरूनी जहां से आए थे उसे आजकल उज्बेकिस्तान, हम कैसे याद रखेंगे? तो अ और उ दोनों के दोनों एक जैसे दिखते हैं। तो अलबरूनी उज्बेकिस्तान, और एक है इब्न बतूता। इब्न बतूता, इब्न, एक सेकेंड, इब्न बतूता, ये आया था मोरक्को से, मोरक्को। तो मोरक्को में आधा कौ है, इब्न बतूता में आधा बौ है, तो ऐसे याद रखिएगा। तो अल बरूनी उज्बेकिस्तान से बिल्कुल सही बात है। 1000 से ज्यादा साल पहले वो भारत आए थे, ये भी अच्छी बात है, आज की बात थोड़ी ना है। उस समय तालाबों के बारे में कुछ भी लिखा नहीं है, उसने तालाबों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है। और तालाब की तकनीकी प्रशंसा की है, ये गलत है। ये देखना पड़ेगा। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, थोड़ा सा। उसने तालाबों के बारे, उसमें हाँ नहीं लिखा है। नहीं, उसने तालाब के बारे में लिखा है, ठीक है। और उसने सराहना किया है कि उसने लिखा है, ये लिखा है कि जो उसमें तालाब हुए करते थे वो अन्य देशों से बिल्कुल अलग हुआ करते थे। हमारे यहाँ के तालाब निर्माण की उन्होंने प्रशंसा की है, तो इसलिए कह रहा नहीं की है, तो ये वाला नहीं। अब देखिए यहाँ पर प्रशंसा किया है, आप इसी से पकड़ लीजिएगा। प्रशंसा किया है इसका मतलब तालाब के बारे में लिखा ही होगा ना। तो यहाँ कह रहा नहीं लिखा है, तो ये 3 नंबर गलत है। 84 का देखिए, 84 का कह रहा है, यहाँ कर देता हूँ। विचार कीजिए, बोरा असम में उपयोग की जाने वाली धान का एक प्रकार है। सही बात है, बोरा एक धान का प्रकार है, और ये बहुत ही सॉफ्ट मुलायम होता है। और इसका जानते हैं हम लोग बोलते हैं इसको माड़ भात जो होता है ना,
उस तरह बना करके इसको खाया जाता है। दूसरा है कि धान की खेती के लिए चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है और फसल को प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए। बिल्कुल सही है, लगभग 150 से 200 सेंटीमीटर का पानी चाहिए उसका। तो ये तो दोनों बातें सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अब हम देखेंगे 85 का। इस प्रश्न को देखिए कि उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करिए जिसका घनत्व 12 ग्राम प्रति मिलीलीटर है तथा आयतन 3 मिलीलीटर है। ये आपका देखिए मैथ की तरह का सवाल दे दिया है। ठीक है, तो घनत्व बराबर, याद रखिएगा, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। हमें क्या क्या दिया गया वो देख लेते हैं। घनत्व दिया है 12 और हमें आयतन दिया है 3 और द्रव्यमान, द्रव्यमान को m लिख देते हैं। तो अब ये क्रॉस गुना हो जाएगा, तो m बराबर 12 तिया 36 ग्राम, है कि नहीं। इसका आंसर क्या निकलेगा, 36 ग्राम। ठीक है, इसका द्रव्यमान निकल गया 36 ग्राम, तो हमारा आंसर हो गया ये। आगे देखते हैं कि आप चाहते हैं कि छात्र सहपाठी शिक्षण रणनीतियों द्वारा सीखें। आप कैसे समूह बनाएंगे, देखते हैं कैसा समूह बनाना होगा। छात्र सहपाठी शिक्षण, असेसमेंट एज लर्निंग में आ जाएगा। ये अच्छा होता है, ये करके सीखना भी कहलाता है। 86 का हम देखेंगे, तो हम देखेंगे 4/5 छात्रों के रोल नंबर के अनुसार समूह बनाए। ये बड़ा यूनिक तरीका है भाई, ऐसा थोड़ी ना होता। 4/5 परीक्षा में प्राप्त अंकों, ये तो पहले से ही नेगेटिव हो गया अंकों के आधार पर। भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाए। दूसरा, समान लिंग और सामाजिक आर्थिक, ये तो गलत हो गया ना, मतलब लड़का लड़का के साथ और जिसका टकावाला हो टकावाला के साथ, ये भी तो गलत है। सामाजिक आर्थिक नहीं होना चाहिए। भागीदारी और सहयोग के आधार पर अजीब मैंने अच्छा वाला समूह बना लीजिए जो भागीदार हो और सहयोग करने को तैयार हो, ये सही है। 87 का देखिए, घर सीसर, ये राजस्थान में, ठीक है। घर सीसर जल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। तो नहीं है तो गलत खोजना होगा। चलिए खोजते हैं। तो जैसलमेर राजा घरसी ने इसे बनाया था। तो घर सीसर वही तालाब होता है जो हमने शुरू में बताया ना, तालाब के बारे में, जो पक्की तरफ से ऐसे ऐसे करके घेरा हुआ रहता है ईंटों से, ढलैया वाला तालाब, वो होता है। ये सही है, तो ये तो सही है। आपसे कहा गलत खोजना है। यह 650 साल पहले बनाया था, तो ये भी तो सही ही है। ये बहुत पहले की बनाया हुआ, आज की बात थोड़े ना है। यह 9 तालाबों से जुड़ा हुआ है, ये भी सही है। यह तालाब आज भी प्रयोग में है, ये गलत है। आजकल प्रयोग नहीं होता, लोग घूमने जाते हैं, है कि नहीं। तो घर सीसर का प्रयोग आजकल नहीं करते हैं लोग, घर द्वार बना के अब रहने लगा, बोरिंग का इस्तेमाल करते हैं। इतना कौन करता है। 88 का देखते हैं। थीम दिया है परिवार और मित्र, एक अच्छा प्रकरण है, सही है। पौधों और जानवरों को परिवार और मित्र के उप प्रकरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, यानी अब परिवार में जानवरों को भी शामिल किया जाता है। ठीक है, तो इससे हम देखते हैं क्या होता है। कारण, अरे कथन तो देना ही नहीं है, तो यहाँ छूट गया है। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो, यहाँ होगा कथन। कहा मित्र के उपकरण, परिवार और मित्र के उपकरण में प्रस्तुत किया जाता है पौधों और जानवरों को, ये तो सही बात है। कारण कह रहा है प्रकरण के द्वारा मनुष्य और जीवन के अनुरूपों की अनुवंशिकता पर प्रकाश डाला जाता है। तो देखिए दोनों बातें सही है। आखिर क्यों हम जानवरों को पालते हैं, उनके साथ पारिवारिक संबंध रखते हैं, वो हमारे परिवार जैसे होते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं पेड़ पौधे और जीव जंतुओं पर आज भी आश्रित हैं। तो उन्हें भी ये हक है, उन्हें भी समानता जैसा मिलना चाहिए अधिकार। अब ये समझिए, सही विकल्प चुनिए 89 का। 89 में कह रहा है कि हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कहाँ बात है, देखते हैं। अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर खाना पकाना आसान होता है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अधिक ऊंचाई पर खाना पकाना आसान होता है समुद्र की तुलना में। तो सबसे पहले
देखेंगे अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र पर खाना आसानी से पका सकते हैं। ये अच्छी बात है, मुझे तो सत्य ही लग रहा है, क्योंकि पहाड़ों पर बहुत मुश्किल होता है, वहाँ प्रेशर लो हो जाता है। ठीक है। अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ये सही नहीं लग रहा है। ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगी, याद रखिएगा, हर 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री तापमान घट जाएगा। और यहाँ कह रहा है आपका कि ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ेगा, यानी पानी जल्दी खोलेगा। ये गलत है। तो हम इस तरह कहेंगे, एक तो सही है लेकिन दो गलत है। और आखिरी सवाल देखिए, 90 क्वेश्चन तो 90 ही रहते हैं ना। तो कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका नीना अपने छात्रों को एक असाइनमेंट देती, ग्रुप वाला, और उन्हें पास के कृषि फर्मों का दौरा करने के लिए जाइए, खेत घूम के आइए। कृषि के दौरान किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों और उनके द्वारा उगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। उन्हें फोटो भी कलेक्ट कर रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहते हैं। यह कौन सी कौशल प्रक्रिया का संकेतन शामिल है? तो यानी इसमें कौन कौन सी प्रक्रिया होगी, ये कहीं ना कहीं पूछना चाह रहा है। तो देखिए, अब जाएगा किसानों के पास, किसानों के पास जाएगा, वो प्रश्न करेगा, ये क्या है? अनुमान तो पहले होगा नहीं, और कोई परिकल्पना नहीं है। पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता हो सकती है, प्रयोग वो कर नहीं रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर वही वाला सवाल आ गया जो सर्वे वाला सवाल था। प्रश्न करेगा, फिर अभिव्यक्ति देगा, इसके बाद परिणाम निकल के आएगा। तो कहीं ना कहीं एक ही सवाल दो बार रिपीट किए। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करें। और बीच में हमने एक सवाल पूछा है, उसका भी कमेंट करें। जो कमेंट करेंगे उसका जवाब हम अगले वीडियो में पिन करेंगे। ठीक है। कल फिर एक वीडियो मिलेगा, आपको लगातार मिलेगा, क्योंकि अब समय ज्यादा नहीं है। तो मैं आपका प्रीवियस रिवीजन करा दूंगा, आपके बहुत क्वेश्चन लड़ेंगे। आप लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है। चलिए, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए